हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस देखने वाले हैं 6 नंबर। इसके पहले 5 सेट प्रैक्टिस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसका अध्ययन करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो इसका जो आंसर होगा राइट, सातवाहन वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है उदयगिरि गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्त, तो ये गलत है। उदयगिरि गुहा अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त दिया है, तो ये भी गलत है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है, यशोवर्मन से है। अगला दिया है एहोल अभिलेख भानुगुप्त, ये गलत है। भानुगुप्त का संबंध तो एरन अभिलेख से है, जबकि एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। तो इसलिए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं, तो ये तीनों सही सुमेलित हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी गलत है। चलिए अगला प्रश्न है 3, इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी में। चलिए अगला प्रश्न है 4, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है 6, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7, किस वायसराय के समय में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। और ये जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, वो देखिए 1922 में संपन्न हुआ था गया में। और इसके जो अध्यक्ष थे CR दास, यानी चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। बात करें लॉर्ड रीडिंग, तो इनका जो कार्यकाल था, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 26। ठीक है। गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। चलिए अगला प्रश्न है 8, प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता, मतलब जो नेतृत्व किए थे। ठीक है, इस मिलान करने वाला है, देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देखिए, फकीर विद्रोह मजनून शाह एवं चिराग अली, सही है। भील विद्रोह सेवाराम, ये भी सही है। चुवारो विद्रोह दुर्जन सिंह, ये भी सही है। चेरो विद्रोह भूषण सिंह। ठीक है, चारों जो है चारों सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए पहले देख लेते हैं, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, सही है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, ये भी सही है। ठीक है, चारों जो ऑप्शन है चारों सही है। चलिए अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए 24 मार्च, ठीक है, 1947, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। ठीक है, और भारत आने के पश्चात 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया, जिसमें भारत का विभाजन भी शामिल था। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा 24 मार्च 1947। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डॉट के लिए उपवास किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्व रोजगार प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न है 13, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, याद रखिएगा, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक। आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 108, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में जब गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। इसकी जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक, याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन जो होता है केवल साधारण विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। किसी भी हाल में धन विधेयक एवं संविधान संबंधी विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए 1 और 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 15, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए यहाँ पर देखते हैं डी, आइए यहाँ पर देखते हैं डी क्यू होगा, ठीक है। तो देखिए भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं हुई थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद हुआ क्या कि संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, याद रखिएगा, ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष कर दी थी, ठीक है। और साथ ही लोकसभा सदस्यों की बात कर रहे थे, उनकी जो अवधि होती है 5 वर्ष, राज्यसभा सदस्यों का 6 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। आइए समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, मतलब इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब बात करें, अगर पूछ रहा है कि समान नागरिक संहिता, तो ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद। बाकी जो 3 है वो संवैधानिक निकाय हैं। देखिए वित्त आयोग की बात करें तो 280 अनुच्छेद, अंतर्राज्यीय परिषद 263, कैबिनेट, ये भी संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये वैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसे संसदीय कानून के तहत बनाया गया था। चलिए बात करें क्षेत्रीय परिषद के, तो जो भारत में है ना 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। चलिए अगला प्रश्न है 18, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्र अधिकार निम्न से कौन सा है या नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय के पास होता है, जबकि प्रारंभिक अपीलीय एवं निरीक्षक का क्षेत्राधिकार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानिए कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 7 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। तो ये 7 राज्य कौन से हैं तो आपको हम बताते हैं। देखिए महाराष्ट्र है, आंध्रा है, कर्नाटका है, यहाँ पे तमिलनाडु नहीं होगा। और बात करें तो बिहार है, ठीक है, यूपी है, तेलंगाना है, ठीक है, 6 हुए। और जम्मू और कश्मीर भी अभी 2023 में विधान परिषद यहाँ पर गठित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव का बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है ना राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, बात करें अगर चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी चुनाव जो कराया जाता है ना चुनाव आयोग के द्वारा, जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है। ठीक है, राज्य सरकार कराता है पंचायत चुनाव। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 243 के अनुसार, ठीक है, पंचायतों को चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए अनुच्छेद 126, ठीक है, के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है अथवा वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा संबंधित नहीं है। देखिए मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 थी, ठीक है, और 8 जो भाषाएं हैं उनको किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो पहला जो संविधान संशोधन किया गया अनुसूची 8वीं में भाषा को जोड़ने के लिए वो था 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें हुआ था कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 3 भाषा थे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषा थी, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ACD। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर गलत पूछ रहा है तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। देखिए इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, बनाया गया था। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है 23, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, तो देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये जो है ना यूएनओ की एक इकाई है और इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। अब मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25, किस बायोम में सबसे कम तापमान पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षावन बायोम। अगला प्रश्न है 26, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्विटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45.94 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS गोलवलकर को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था। बात करें अगर रविंद्रनाथ टैगोर की तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता था। जबकि SS गोलवलकर को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 30, लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या नागालैंड। लीम और नूरालीम ये नागालैंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद। यह धनबाद में स्थित है।
अगला प्रश्न है 32। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1964 में हुआ था। 33 मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा P चौहान। ठीक है, मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न है 34 सेली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा केरला। ठीक है, सेली ऐप को केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य राज्य के लोगों को की जीवन शैली को सुधारना है। चलिए अगला प्रश्न है 35। ठीक है, दस्तलिक 4। ठीक है, युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, और ये जो युद्धाभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 36 जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? तो इसका राइट जो आंसर होगा, देखिए ए वाटर विजन @ 247। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 37 अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सिंग चैंपियन है। ठीक है, अमित, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। चलिए अगला प्रश्न है 38 राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बीके प्रसाद। अगला प्रश्न है 39 राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं? ठीक है, राइट आंसर होगा अनाहत सिंह। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ था वो इंग्लैंड के बर्किंघम में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 41 वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लुइस कैफेरेली। ठीक है, अगर बात करें एबल पुरस्कार, ठीक है, तो ये देखिए यह पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42 किसने कॉल बिफोर योर डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था। तो ये यहाँ पर 2021 का बात कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो विषय था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 NBD में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ NBD नहीं होगा, यहाँ NDB होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य देश के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न है 46 हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में खबरों में रहा है ये, ऑप्शन ए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। यह सदस्यता 1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 83 के तहत रद्द की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है 48 डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। मैत्री, ठीक है, तो एक मैत्री ट्रेन भी चलती है भारत बांग्लादेश के बीच। चलिए अगला प्रश्न है 49
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिना सबलेंका। ठीक है, एरिना सबलेंका। चलिए अगला प्रश्न है 50। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 19 नए जिलों का गठन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 51। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चौथा। चलिए अगला प्रश्न है 52। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न है 53। कुल वाहनों में 33% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। चलिए अगला प्रश्न है 54। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा अमर सिंह। और ये पुरस्कार जो है प्रकृति आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 55। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है 56। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। चलिए अगला प्रश्न है 57। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 58। एक प्रभावी कोरियोलिस बंद किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है 59। सरगेसु सागर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है 60। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटापेक्सी। और ये कोटापेक्सी जो है ना इक्वाडोर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 61। किन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। अगला प्रश्न है 62। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता। नेक्स्ट प्रश्न है 63। निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा दिबांग ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, लोहित ये भी है, कामेंगी ये भी है। तीनों जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 64। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिके बैराज। हरिके बैराज पर स्थित है। यह बैराज सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। ब्यास के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो लगभग 45% भाग पर फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है 66। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टमाटर। ठीक है, टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड पूछ रहा है तो टमाटर। बात करें खट्टा दूध तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक की बात करें तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है।
चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है 67, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है रेबीज का टिक्का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 68, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्सिलिया। अगला प्रश्न है 70, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है किस वायरस के कारण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरिसेला, ठीक। अगला प्रश्न है 71, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडवाहिका। अगला प्रश्न है 72, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 73, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशय। बाकी सब तीनों गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है 74, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो उसको कहा जाता है महाधमनी, ठीक है। अगला प्रश्न है 75, विज्ञान की वो शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजेनिक्स। चलिए अगला प्रश्न है 76, कोशिका की वो बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। देखिए कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से क्या समानता है? ठीक है, पूछ रहा है कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेन, इनमें क्या समानता है? तो ये जानते होंगे, ये सभी गैर धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, फिनोल्फ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन को CH4 से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे का मिश्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 83, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एलम। अगला प्रश्न है 84, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर है रासायनिक संयोजन। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 86, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्पन्न क्रमानुपाती होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है 87, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई की इकाई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण, ठीक है। अगला प्रश्न है 88,
हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद हो गया आप सबको। ऑप्शन बी एनीमोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 89। यदि वायु गतिरोध को नगण्य माने तो मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थिर। अगला प्रश्न है 90। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो ये है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विमुद्रीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 94। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये पहला कह रहा है कि यह शून्य हो सकता है, तो ये सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 95। किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो इसका राइट आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न है 96। यहाँ से मैथ के 5 प्रश्न हैं जिनका मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 98 का राइट आंसर बी। 99 का होगा ए और 100 का होगा ए। यह हमारा सेट प्रैक्टिस 6 नंबर कंप्लीट हुआ। इससे पहले जो 5 सेट प्रैक्टिस अपलोड है आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। हम आपके लिए डेली एक सेट प्रैक्टिस दरोगा के लिए लाएंगे। धन्यवाद।